अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में आज हमने अपना सेकंड चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने स्टेशनरी चार्ज और उसके गिर्द बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। हमने स्टैटिक चार्जेस की एक एप्लीकेशन कैपेसिटर्स के बारे में भी डिटेल पढ़ा था। लेकिन आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम फ्लोइंग चार्जेस को डील करेंगे। हम सब ये बात जानते हैं कि डेली लाइफ में जो ज़्यादातर डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं वो फ्लोइंग चार्जेस के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं। दैट मीन्स फ्लोइंग चार्जेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस करंट की बेस के ऊपर, उस करंट की सप्लाइड एनर्जी की वजह से वो डिवाइसेस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी होती है जो करंट प्रोवाइड करती है और उससे मोबाइल फ़ोन काम करता है। ऐसे ही कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, उसकी एक पावर सप्लाई सबसे पहले करंट को डीसी में तब्दील करती है और उस करंट से कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स ऑपरेट करते हैं। इस तरह से टीवीज़ हैं, इस तरह से और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे कि बैलेंसेस जो कि मैथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारे होम अप्लायंसेस जिसमें फैंस वगैरह हैं। ये तमाम चीज़ें किस पे ऑपरेट करती हैं? ये फ्लोइंग चार्जेस पे ऑपरेट करती हैं। और इस रिस्पेक्ट से हम इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स फ्लोइंग चार्जेस को डील करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। इसके लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हेडिंग में चैप्टर नंबर और उसका नेम लिखते हैं। चैप्टर नंबर है 13, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। और नाम क्या है? नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये डिस्कशन की कि फ्लोइंग चार्जेस दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिवाइसेस को ऑपरेट करवाने में मदद देता है। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स से वी हैव अ मेटालिक कंडक्टर, लेट्स से एक वायर। ये वायर का एक सेगमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वायर है, दैट मीन्स ये सर्कल उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे इन डॉट्स के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस कंडक्टर वायर के अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जैसे ही इस कंडक्टर वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, लेट्स से कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीइंग नेगेटिव चार्ज कैरियर, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो किस तरफ लगती है, वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि चूंकि Q माइनस E के इक्वल होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला FE इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स E बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किस तरफ लगती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं या ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। वो एटम टू एटम जंप करते हैं और इस दौरान इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी इलेक्ट्रॉन का पैसेज स्टार्ट हो जाता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अगर हर इलेक्ट्रॉन चार्ज E कैरी करता है तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैरिड बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। Q इज इक्वल टू NE के बराबर। और हम सिर्फ डेल्टा Q भी लिख सकते हैं या Q भी लिख सकते हैं। अगर हम इस ड्यूरेशन को भी मेजर कर लें किसी स्टॉपवॉच के ज़रिए से और डेल्टा T को भी मेजर कर लिया जाए, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो जो टर्म बनती है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? हम इस फार्मूले को रीड आउट करके इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। यह है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को इकट्ठा पढ़ें और यहाँ पे से इस तरह से पढ़ा जाए, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स ये जो कंडक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से पर यूनिट टाइम फ्लो करने वाले चार्जेस के टोटल मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, जिसका सिंबल ए है, और ये किस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है? ये फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम के ऊपर डिस्क्राइब किया जाता है। अगर एम्पियर को डिफाइन करना हो तो एम्पियर की डेफिनेशन करने के लिए हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। पॉइंट टू बी नोटेड के चार्ज और टाइम के साथ डेल्टा लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल कैसे है? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है और आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो। स्टॉप वॉच के ऊपर जो रीडिंग है वो इस तरह से हैं, और एग्जाम ओवर होने का टाइम कब आता है? जब स्टॉप वॉच पे रीडिंग ये वाली आती है। सो ये आपने क्या मेजर किया? ये आपने टाइम मेजर किया। इसके बरक्स अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करने के बजाय क्लॉक यूज़ कर रहे हो, डिजिटल क्लॉक, तो जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, लेट से उस वक़्त ये टाइम होता है और पेपर ओवर होने का टाइम 12 PM बनता है। सो ये क्या है? ये है टी इनिशियल। ये क्या है? ये है टी फाइनल। जब आप दोनों का डिफरेंस लोगे डेल्टा टी, दैट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 12 आवर्स में से 9 आवर्स को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर अगेन कितना आएगा? आंसर अगेन आएगा 3 आवर्स। सो इसका मतलब है कि अगर आप टाइम की वैल्यू को टी से डिनोट कर लो तो भी वो 3 आवर्स है, और अगर आप उसे डेल्टा टी से डिनोट कर लो तब भी वो 3 आवर्स ही है। यही केस चार्जेस के साथ भी है कि चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो कर रहे हैं। अब अगर आप उसको क्यू का सिंबल देना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप उसको डेल्टा क्यू का सिंबल देना चाहें तो भी ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ भी इस जगह के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी जो इक्वेशन है, इसमें हम चार्ज की जगह पे इसका यूनिट कूलम लिखते हैं, टाइम की जगह पे इसका यूनिट सेकंड लिखते हैं, और करंट की जगह पे इसका यूनिट एम्पेयर लिखते हैं। सबके साथ 1 1 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। डायग्राम भी अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से कि लेट से ये वो कंडक्टिंग वायर है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से, और दरमियान में इस पॉइंट के ऊपर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो गुजरने वाले चार्जेस हैं उनको इस ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट से ये टोटल मैग्नीट्यूड डेल्टा क्यू फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, और ये एरिया चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सो अब हम यहाँ पे इन टर्म्स को रीड आउट करके एम्पेयर को डिफाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इन टर्म्स को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को मिला के रीड आउट कीजिए। इन दोनों टर्म्स को हम मिला के किस तरह से रीड आउट करेंगे? इफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों टर्म्स को मिला के पढ़िए, इज फ्लोइंग थ्रू a cross sectional area of conductor held perpendicular to the direction of flow of charges, देन अब इन टर्म्स को रीड आउट कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? देन इलेक्ट्रिक
करंट flowing through that area in 1 second is 1 एम्पेयर। सो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को रीड आउट करके क्या किया, रीड आउट करके इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया। क्या डेफिनेशन हमने की, इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in 1 second, then steady current maintained in the conductor is said to be 1 ampere। So इस तरीके से अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 कूलम चार्जेस फ्लो करें। अब 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसके लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये फ्लो करेंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। सो अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट मेंटेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की। सो भाई चूंकि इक्वेशन है I = Q/T या फिर एम्पेयर = कूलम पर सेकेंड, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो CS-1 111। तो आपके ख्याल में करंट के बेस यूनिट्स क्या हैं? क्या करंट के बेस यूनिट कूलम इंटू सेकेंड है? बिल्कुल भी नहीं। करंट के बेस यूनिट्स एम्पेयर ही हैं। एम्पेयर एक SI बेस यूनिट है, जबकि कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है। हमने पिछले चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर चार्ज को डिफाइन किया था इस तरीके से कि अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो चार्ज की इक्वेशन बनती है Q = IT। फिर जब हमने कूलम को डिफाइन करना था तो उसके लिए हमने एम्पेयर और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया था। जब हमने चार्ज की डायमेंशंस लिखी थी तो वो क्या लिखी थी, वो लिखी थी एम्पेयर इनटू टाइम। सो ये इसकी डायमेंशंस थी। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और जो कूलम है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, जबकि इस इक्वेशन में I = Q/T के अंदर Q एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है और करंट एक बेस क्वांटिटी है। इसलिए इसके बेस यूनिट्स जो हैं वो एम्पेयर ही कहलाएंगे। अगर आप इसकी डायमेंशंस लिखना चाहो करंट की तो वो डायमेंशंस क्या होंगी, वो डायमेंशंस होंगी A भी लिखा जा सकता है उसको और I भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रीफर किसको करना है, प्रीफर A के सिंबल को करना है, जैसे कि हम लास्ट चैप्टर से करंट की डायमेंशंस A ही लिखते चले आ रहे हैं। अब नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो बेस यूनिट्स डिफाइन हुए हैं और बेस क्वांटिटीज डिफाइन हुई हैं, ये कब हुई हैं? ये हुई हैं 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये कहाँ पे मीटिंग हुई थी? ये पेरिस में हुई थी। इसके अंदर साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ के तौर पे डिफाइन करेंगे और बाकी तमाम क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन होंगी, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट को एक डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि उस मीटिंग में होने वाली डेफिनेशन से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप उस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हो और आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप या तो I = Q/T या फिर Q = IT के हिसाब से, या तो आप चार्ज को डिराइव्ड क्वांटिटी कह दो या फिर आप करंट को डिराइव्ड क्वांटिटी कह दो, तो आप किस क्वांटिटी को डिराइव्ड के तौर पे चूज़ करोगे और किस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के तौर पे चूज़ करोगे और उसके पीछे क्या लॉजिक होगी? पॉइंट टू बी नोटेड। अब आपने ये नहीं कह देना कि करंट बेस क्वांटिटी है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये बात तो हमें अब आके पता चली है जब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हो चुका था। अभी आपको जो सिनेरियो दिया गया है उसमें यह है कि आप खुद इस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हो, तो आप किस स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए करंट या चार्ज में से किसी एक को बेस क्वांटिटी कहोगे और किसी दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटी कहोगे? सो डियर स्टूडेंट्स, एक आइडियल यूनिट की जो डेफिनेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है वो क्या है? वो है कि एक आइडियल यूनिट को होना चाहिए एक्सेसिबल, हमारी पहुंच में हो, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल ना हो, और दूसरी जो उसकी करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है
कि वो इनवेरिएबल हो, वो हालात के साथ इर्द गिर्द की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, उनके साथ तब्दील ना होता जाए। हाँ, हमें एक्चुअल यूनिट्स के चॉइस में थोड़ा सा इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हमें इसके करीब ही रहना होता है। सो अब ज़रा आप करंट के यूनिट एम्पेयर को देखिए, जो कि 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड से डिफाइन होता है, और चार्ज के यूनिट कूलम को देखिए कि वो एम्पेयर इंटू सेकेंड से डिफाइन होता है। सो अब ज़रा आप इन दोनों पे नज़र डालें और बताएं कि इस डेफिनेशन से ज़्यादा करीब कौन सा है। क्या ये जो कूलम है ये एक्सेसिबल है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कूलम एक्सेसिबल नहीं है, कूलम हमारी पहुंच में नहीं है। हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है जो कि डायरेक्टली चार्ज को मेजर करके देता हो। हाँ, जो ये जो करंट है ये एक्सेसिबल है। दैट मीन्स इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? एक डिवाइस मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फुटेज में आप देख भी सकते हो कि एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। सो जब हम यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं I इज इक्वल टू Q बाय T, तो ये तो सिर्फ चार्ज से रिलेट करते हैं। असल डेफिनेशन करंट की क्या है कि जब एमीटर की नीडल के ऊपर 1 एम्पेयर की रीडिंग आ जाएगी तो उस वक्त 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा होगा, स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर एस्टैब्लिश हो चुका होगा। लेकिन जब किसी डिवाइस की बात की जाए कि उसने कूलम को मेजर करना है, किसी चार्ज की वैल्यू को मेजर करके देना है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट डिवाइस मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी वायर के अंदर एक एमीटर लगा हो, डिजिटल या एनालॉग, जो करंट को मेजर करके दे, और एक स्टॉप वॉच लगी हो जो कि टाइम को मेजर करके दे, और एक डिजिटल सिस्टम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको डिस्प्ले कर दे कि उस वायर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। वरना कोई डायरेक्टली ऐसा डिवाइस मौजूद नहीं है जो कि चार्ज को मेजर कर सके। यहाँ पे ये बात भी रिवाइज करता चलूँ कि पिछले चैप्टर में हमने चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने 1909 में किस तरीके से मेजर किया था, उसका एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया है। लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 3 डिफरेंट लॉजिक्स यूज़ करनी पड़ी थी। एक ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट बराबर है, दूसरा ये कि वेट और ड्रैग फोर्स बराबर है, तीसरा ये कि मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ये 3 चीज़ों की आपस में कैलकुलेशंस की गई थी। वहाँ पे भी मेजर नहीं किया गया था। क्या किया गया था? कैलकुलेट किया गया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हमने कैलकुलेट किया तो टोटल चार्ज 1 कूलम भी तब बना जब किसी एक जगह के ऊपर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो मिलके -1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है जबकि करंट एक बेस यूनिट है। आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी जो अरेंजमेंट है वो इस बात पे असरअंदाज नहीं होती कि कौन सा बेस है कौन सा डिराइव्ड है। अगर ये इक्वेशन इस तरह से भी लिख ली जाए कि समझाने की गर्ज से आपने करंट को चार्ज ओवर टाइम के हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया है, तो भी जो बेस क्वांटिटी है वो करंट ही रहेगी। चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं बन जाएगा, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम जिस करंट की बात कर रहे हैं दैट इज यूनी डायरेक्शनल करंट। ये एक ऐसा करंट है कि अगर आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो तो पावर सप्लाई कनेक्ट करते ही इस वायर में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक की रिप्रेजेंटेशन मैंने इस तरह से की है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके किस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब ये रेजिस्टर में से गुजरते हैं तो अपना कोई इफेक्ट शो करते हैं, किसी और फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये करंट यूनिडायरेक्शनल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करते हैं और घूम के वाकई पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। हम यहाँ पे उस करंट की बात कर रहे हैं जो कि बैटरी से हमें मिलता है। हम उस करंट की बात नहीं कर रहे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से आता है। वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से आने वाला करंट 1 डायरेक्शनल नहीं होता, वो 2 डायरेक्शनल होता है। उसमें चार्जेस ऑसिलेट करते हैं और एक्चुअली चार्ज फ्लो करके कहीं पे भी नहीं जाता। लेकिन उसकी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़नी है। फिलहाल हम सिर्फ यूनि डायरेक्शनल करंट की बात करेंगे जिसे हम डीसी या फिर डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। और उसके लिए जो वोल्टेज हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट वोल्टेजेस। इसके बाद हम
नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो होगी टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि जब किसी वायर में या किसी भी एक सर्किट के अंदर करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट मेंटेन होता है, तो उसमें चार्ज कैरियर्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो सिर्फ अपने एटम से टाइटली बाइंड नहीं होते बल्कि एटम टू एटम जंप कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बैटरी को कनेक्ट करके मैंने शो किया है कि जैसे ही आप इस कनेक्शन को ऑन करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके किस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वो मूव करके जाना शुरू कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो इसलिए मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मटेरियल की टाइप है वो है क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि किसी भी सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर दो तरह के चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं। एक होते हैं होल्स। होल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, और दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री होते हैं। जब इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, जबकि जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए किसी सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर मेटल्स के केस में देखा जाए तो मेटल्स के केस में जो नेट करंट किसी मेटल के अंदर से फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन भी बता दें, जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर आप ये कहेंगे कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि आमतौर पे आप एक्सप्रेस करते रहे हो 10th में भी कि करंट की डायरेक्शन के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एरो शो करते हो, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। असल में एग्जिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से नेट करंट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल होता है और पॉजिटिव करंट भी उतना ही होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी मौजूद है और होल करंट भी मौजूद है। इसलिए जो नेट करंट है वो इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्लास जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस हैं। लेट से ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे इस तरीके से हमने फिल किया है कोई लिक्विड, लेट से वाटर, और इसके अंदर हमने डिप किए हैं इलेक्ट्रोड्स इस तरह से। और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है वो क्या बन जाता है, वो एनोड बन जाता है, और जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कैथोड। अब क्या होता है कि लेट से यहाँ पे मैंने कोई साल्ट मिक्स किया है, लेट से मैं कहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड मिक्स किया है। सो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है और इसका क्या होता है, सोडियम पार्शियल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। पानी में आते ही ये आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं प्लस और माइनस में। एनोड बीइंग एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड कैथोड बीइंग एट नेगेटिव पोटेंशियल। एनोड के गिर्द सारे नेगेटिव आयंस जमा हो जाते हैं और कैथोड के गिर्द सारे पॉजिटिव आयंस जमा हो जाते हैं। यहाँ पे ये आके अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर से दोबारा से लिक्विड के अंदर आ जाते हैं और फिर से यही काम होता रहता है। इसका मतलब है इस केस में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनके फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पे मौजूद है। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जो कि कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैटायंस। जबकि जो नेगेटिव आयंस जो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एनायंस कहते हैं। सो
मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में कन्वेंशन से मुराद होता है रिवायत। सो उर्दू में हम इसे कह सकते हैं रिवायती करंट। अब ये रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि जो ओल्ड एरा के साइंटिस्ट थे वो ये बात समझते थे कि जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो एक्चुअली प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं। जो अर्ली एरा था उसमें जो साइंटिस्ट थे उनके एटॉमिक मॉडल्स के मुताबिक एटम एक सॉलिड स्फीयर था। सो उस वक़्त ये समझना, ये परसीव करना कोई बैद नहीं था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं। उसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने ये बात बताई कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो फ्लो नहीं करते। एक्चुअली जो चीज़ें फ्लो करती हैं और केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेती हैं वो होते हैं ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये बात हमें कब पता चली? ये बात हमें 1911 में पता चली। सो इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी में रिसर्च की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या फ्लो करते हैं? प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं। और प्रोटॉन्स क्या हैं? वो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। अब उन्होंने जितने लॉज डेवलप किए पिछले सेवरल 100 ईयर्स के अंदर, उसके अंदर तो उन्होंने तमाम लॉज, तमाम राइट हैंड रूल्स, तमाम लेफ्ट हैंड रूल्स किसके हिसाब से बनाए? वो उन्होंने पॉजिटिव करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए। अब अचानक 1911 में आके ये बात पता चलती है कि प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता। फ्लो क्या करता है? फ्लो करता है एक इलेक्ट्रॉन। सो अब क्या करें? क्या पिछले साइंटिस्ट जितने भी हैं उन सबकी रिसर्च के अंदर हम मॉडिफिकेशन करें? क्या सबकी इक्वेशंस के अंदर हम जो है वो प्रोटॉन फ्लो के डायरेक्शन को रिप्लेस करें इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो की डायरेक्शन को? उनमें साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है। उनकी जो रिसर्चेज हैं वो पता नहीं दुनिया की किस किस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। सो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि प्रीवियस कंप्लीट रिसर्च में मॉडिफिकेशन की जाए और पॉजिटिव करंट को, प्रोटॉनिक करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट से रिप्लेस कर दिया जाए। इसलिए रिसेंट साइंटिस्ट ने भी पुराने साइंटिस्ट की ये कन्वेंशन या रिवायत बरकरार रखी कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से ही होता है। ये बात इस तरह से है कि लेट से मैं कहता हूं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और आप इस कंटेनर को न्यूट्रल करना चाहते हो, इससे पॉजिटिव चार्जेस ख़त्म कर देना चाहते हो। तो इसका क्या तरीकाकार है? इसका पहला तरीका यह है कि आप इस कंटेनर को उल्टाओ। इससे क्या होगा? इसके अंदर से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे और ये कंटेनर न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इस कंटेनर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंटर करवा दो। तो जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होंगे तो इससे क्या होगा? इससे पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो कंटेनर है वो कंटेनर के अंदर कोई नेट चार्ज बाकी नहीं रहेगा। सो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाले कन्वेंशनल करंट के बराबर इफेक्ट रखता है। सो असल फ्लो किसका है? असल फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का है। कन्वेंशनल करंट तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, लेकिन हमने इस इलेक्ट्रॉनिक करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव करंट सपोज कर लेना है जो कि अपने इफेक्ट में इस इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर है, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो इस रेफरेंस में अगर मैं दोबारा इस बैटरी की डायग्राम बनाऊं जो कि किसी रजिस्टर के साथ अटैच्ड है, सो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो मैं इन ग्रीन एरोज से दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टर में से गुजरते हुए कोलिजन्स करते हैं और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। तो हम अब से यही कहा करेंगे कि असल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ
कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, जो कि एक्चुअली मौजूद ही नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब हम नेट करंट लेते हैं तो हम इसके अंदर कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का सम नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि नेट करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है या नेट करंट कन्वेंशनल करंट ही है। कन्वेंशनल करंट का इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर ही है। आज हमने इस तरीके से कन्वेंशनल करंट को डिस्क्राइब किया। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs प्रैक्टिस की तरफ। आज का हमारा पहला MCQ है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स was it clear that flow of electron is the reason for the current flow in metallic conductors? तो हम ये बात जानते हैं, डेमोक्रिटस ने एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कहा था, और उसके बाद डाल्टन ने एटम्स को सॉलिड सफ़ेयर कहा था, और थॉमसन ने प्लम इन अ पडिंग मॉडल पेश किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये बताया था कि न्यूक्लियस डेंस पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस से फ्री हैं। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ये बात क्लियर हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेडी करंट थ्रू एनी मेटालिक कंडक्टर। नेक्स्ट MCQ है, चार्ज कैरियर्स इन मेटालिक कंडक्टर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस तो होते भी नहीं उसके अंदर। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम सिर्फ सपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर वायर इन 1 मिलीसेकेंड। सो टाइम कितना है? टाइम है 1 मिलीसेकेंड। मिली का मतलब क्या होता है? वो होता है 1 × 10⁻³ सेकेंड्स, और 10⁻³ को हम 1000 भी कहते हैं, इसलिए 1000 की जगह पे 10⁻³ पुट कीजिए। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है वो है Q/T। कोई भी बड़ा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैरिड बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, नंबर है 1000, चार्ज की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और टाइम की वैल्यू 1 मिलीसेकेंड है। तो उसके लिए 10⁻³ सेकेंड पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए पावर्स को, ये बनेगा -1.6 × 10⁻⁻19 + 3, ये पावर लिखी है, ये पावर नीचे -3 है, न्यूमरेटर में आके +3 बनेगी, और कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। दैट मीन्स -1.6 × 10⁻⁻19 + 6 एम्पेयर, और -1.6 × 10⁻⁻13 एम्पेयर। आप ऐसा कीजिए, बी ऑप्शन से मैच करने के लिए इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। ये 100 मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू 160 बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो 100 है वो 10⁻² होता है, जो ऊपर आके -2 बन जाएगी, और ये बनेगा -160 × 10⁻⁻15 एम्पेयर। 15 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है फेम्टो, सो आंसर इज -160 फेम्टो एम्पेयर्स। हमसे यहाँ साइन नहीं पूछा गया, इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर वायर इन 1 मिलीसेकेंड। मिली अगेन प्रीफिक्स है, इसकी जगह पे 10⁻³ सेकेंड पुट कर सकते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कन्वेंशनल करंट एस्टैब्लिश्ड इन द वायर इन गिवन इंटरवल। सो करंट के लिए अगेन फार्मूला Q/T है, और इसमें जब आपने Q की जगह पे NQ पुट करना है और फर्दर वैल्यू पुट करनी है, तो नंबर है 1000, चार्ज की वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और टाइम कितना है? टाइम है 1 मिलीसेकेंड। सो अगेन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आएगा? 1.6 × 10⁻⁻13 एम्पेयर्स कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, या फिर 160 × 10⁻⁻15 एम्पेयर, जिसे अगेन हम 160 फेम्टो एम्पेयर्स लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बता रहा है, और हम ये बात जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट एक सपोज्ड करंट होता है।
सो ऑब्वियसली उस जो कन्वेंशनल करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी 160 फेम्टो एम्पेयर्स होगा, बिकॉज व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? इट इज अ सपोज्ड करंट दैट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो एंड इट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट कितना है? 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर। इलेक्ट्रॉनिक के लिए नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस हुए हैं तो ना भी पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर of electronic current flows through a conductor wire which is equivalent to 160 into 10⁻⁻15 amperes of conventional current। अब conventional current पॉजिटिव होता है, इसके लिए C का सिंबल, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए E का सिंबल लिख लेते हैं। व्हाट इज नेट करंट इन द वायर? सो नेट करंट के लिए क्या इन दोनों को ऐड करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। कन्वेंशनल करंट सपोज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअल है। कन्वेंशनल करंट का इफेक्ट उतना ही कंसीडर किया जाता है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का है, इसलिए नेट करंट के लिए ऐड नहीं करना, बल्कि उसकी वैल्यू 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 160 इंटू 10⁻⁻15 ऑफ एन आयोनिक करंट। तो इसके लिए अब मैं नेगेटिव आयन होने की वजह से I माइनस लिख लेता हूँ। 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर flows through electrolyte and 160 into 10⁻⁻15 amperes of cationic current, that means positive ions का current is flowing in opposite direction। what is net current through the solution? तो भाई किसी solution में ये जो anionic current है और जो cationic current है ये दोनों इकट्ठे exist करते हैं, actually physically ये flow करते हैं, इसलिए net current के लिए इन दोनों को add करना होता है। आपको I प्लस और IE को ऐड करना है रिगार्डलेस ऑफ नेगेटिव साइन। सो 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर प्लस 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स, दैट इज इक्वल टू 160 प्लस 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स, दैट इज इक्वल टू 320 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स। दैट इज आवर ऑप्शन C। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर ऑफ करंट ड्यू टू होल्स फ्लो थ्रू अ सेमीकंडक्टर। तो होल्स का करंट क्या है? वो है 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स एंड 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट flows in opposite direction। what is net current? तो सेमीकंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करते हैं और एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है? नेट करंट फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करना है। सो IH और IE ऐड होंगे। 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स प्लस 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स, ये बन जाएगा 160 प्लस 160 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स, या फिर 320 इंटू 10⁻⁻15 एम्पेयर्स। दैट इज अगेन आर ऑप्शन C। सो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट को पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ MCQs प्रैक्टिस किए। आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स का होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।